हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 4 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले कमीशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट और सेट के, और यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो मिलती रहेगी और मैंने डाली भी है। तो आप क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि जिसमें कि 70 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के पूछे गए थे यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, प्लस 30 जो क्वेश्चन थे वो अदर थे, ठीक है, जीके के थे, जिसमें कि 8 क्वेश्चन एचपी जीके एंड करंट अफेयर्स, 8 क्वेश्चन इंडिया जीके एंड करंट अफेयर्स, 7 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर और 7 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के थे, ठीक है। तो इस बारी पैटर्न भी चेंज किया था HPPSC वालों ने। उससे पहले का जो पैटर्न था वो था 80-20 का रहता था, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 20 अदर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। जो कमीशन में है, कॉलेज कैडर की कमीशन में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो HPGK के रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1972 में ऊना तथा हमीरपुर नामक 2 नए जिले बनाए गए थे, ये इसका राइट आंसर है। ये जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश की पाटन घाटी का प्रसिद्ध पोरी मेला किस महीने में होता है? तो ये होता है अगस्त में, ऑप्शन सी। 3 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिकंदर धार की पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन डी, मंडी में। मार्च 2020 में हिमाचल प्रदेश की उप तहसीलों की संख्या कितनी थी? तो 63, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच हिमाचल प्रदेश की निम्न में से कौन सी उपभोक्ता मूल्य सूचक मुद्रास्फीति सही है? तो ये करंट से क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 5.1%। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2022 से कितनी मासिक विधवा पेंशन दी जाती है? तो 1150, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। 7 था, इसमें से क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो नाको जो है वो कुल्लू में नहीं है, ये किन्नौर में है, ये सी इसका राइट आंसर है। 8 क्या है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हम नहीं देखेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे जो ड्रॉप हुए थे। तो 9 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नारी शिक्षा का कौन सा प्रतिशत सही है? तो 64.6%। तो ये इंडिया जीके से अब क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन यहाँ इंडिया जीके से पूछे गए थे। गोवा के किस तरफ पश्चिमी घाट स्थित है? तो इसका आंसर है पूर्वी घाट। विजडन क्रिकेटर्स आलमनेक के 2022 संस्करण में कितने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सम्मिलित थे? तो ये करंट का था इंडिया जीके से, ये 2 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा आर्टिकल भारत को उपराष्ट्रपति की व्यवस्था के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 63। डैन्यूब नदी किन देशों की सीमा रेखा बनाती है? तो बुल्गारिया तथा रोमानिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्न महिला वैज्ञानिकों में से उनकी पहचान कीजिए जिसे भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान दोनों में ही नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो ये है मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर है, ड्रॉप क्वेश्चन है ये, ठीक है। 16 है,
जून 2021 तक निम्न में से किस महिला खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स प्राप्त किए हैं? तो मार्गरेट कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब 17 से फ्रेंड्स क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपने क्या है अच्छे से यहाँ इसका एनालिसिस करना है। 17 है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार ध्रुवीकृत बहुलवादी प्रणाली राजनीतिक गतिहीनता को जन्म देती है और कभी कभी लोकतंत्र को ही छिन्न भिन्न कर देती है? तो ये कोटेशन या बात करते हैं सार्टोरी, ठीक है। तो ड्वर्जबर्ग है पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, और जो रॉबर्ट मिशेल्स है वो द एलिट पीपल, इन्होंने थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में S.E. फाइनर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता दो बातों वैधता और सहभागिता पर निर्भर करती है? तो उन्होंने ये बात की है द मैन ऑफ हॉर्सबैक में, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बुक है सैमुअल फाइनर की। इस द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द एयरलिस्ट टाइम्स, तो ये भी क्या है सैमुअल फाइनर की बुक है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, तो ये जीन ब्लॉडेल की बुक है। तो ये चारों ऑप्शन आपने क्या है उसको भी देख लेना है, वहाँ से क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो वो है कार्ल पॉपर। उन्होंने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में ये बात की गई है। बर्लिन क्या है नेगेटिव लिबर्टी से जुड़े थे, ठीक है। उनकी एक फेमस बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो हन्ना एरेंट क्या है, इन्होंने भी ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, बुक लिखी थी। 20 है, सामाजिक न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो उपयोगिता के अनुरूप वितरण, तो ये बात कर उपयोगिता से जुड़ी है बेंथम, ना कि F.A. हैक। तो इसका राइट आंसर सी होना था। 21 है, सी राइट मिल ने द पावर एलिट 1956 में कुलीनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो उसमें वो किसका अध्ययन किया उन्होंने? USA के विकसित पूंजीवादी देशों का अध्ययन किया है, ठीक है, द पावर ऑफ एलिट बुक में। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मैनहाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये ड्रॉप क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखेंगे। इसमें 2 ऑप्शन ये सही बता रहा है, ऑप्शन ए एंड डी। 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये क्या है 105 क्या है संसद की विशेषाधिकार शक्ति के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी, संसद में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से संबंधित किस अनुच्छेद से संबंधित है? जिसके अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है भारतीय संविधान में अमान्य नहीं है। तो आर्टिकल 13A ये बताता है कि जो भी कानून है, ठीक है, ऐसा कोई कानून है जो संविधान जो मौलिक अधिकार है अगर उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है तो मान्य रहेगा तब तक। लेकिन अगर वो जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसे तब समाप्त किया जाएगा उस सिचुएशन में। तो वो ये बात करता है आर्टिकल 13A। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये भी लिखी गई है, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्या है ये नहीं लिखी गई है, ये बुक है हिगल की, ना कि कार्ल मार्क्स की।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि कुलीन तंत्र का विकृत रूप क्या है। तो वो है ओलिगार्की। ठीक है, वो 6 प्रकार के शासन की बात करते हैं। राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र को क्या है वो अच्छा मानते हैं, और इसके बुरे जो रूप को है वो बोलते हैं निरंकुश तंत्र। ठीक है, फिर बोलते हैं वो कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या है, शासन का अच्छा रूप है, कुछ एक लोगों द्वारा ये चलाया जाता है। अगर ये क्या है, इसका विकृत रूप क्या होता है, ओलिगार्की। ठीक है, और फिर है पॉलिटी। पॉलिटी को उन्होंने अच्छा माना है और इसका विकृत रूप माना है डेमोक्रेसी। तो यहाँ कुलीन का विकृत रूप क्या होगा, ओलिगार्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 28 है, 6 लिवर्स डीले रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे जीन बोंदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा है कि देवी कानून ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए निर्धारित कानून है। तो ये कहा है जॉन ऑस्टिन ने। 30 है, कौटिल्य द्वारा दिए गए विदेशी संबंध के संचालन में कौन सी नीति सम्मिलित नहीं है। तो जब वो बोलते हैं कि अन्य देशों के साथ संबंध कैसे स्थापित करने हैं या उसके क्या बेसिस होंगे, तो वो संधि की बात करते हैं, विग्रह की भी बात करते हैं और असंश्रय की भी बात करते हैं, लेकिन वो बीजुगुशी की बात नहीं करते हैं। वो बीजुगुशी क्या है, एक राजा को बोलते हैं, ऐसा राजा जो हमेशा क्या है विजय की कामना करता हो, तो उसे उन्होंने बीजुगुशी कहा है। तो ये विदेशी नीति से इनका कॉन्सेप्ट नहीं था, बाकी ये 3 थे। 31 है, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक मूल्य और विश्वास और दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इसकी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है। और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो है आर वेंकटरमणि। ठीक है, 33 है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत करता है। तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 34 है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था। तो कांट क्या है, अराजकतावादी नहीं था, इमैनुअल कांट। बाकी क्रोपोक्टिन, बाकुनिन और प्रूदा ये तीनों थे। गांधी को भी हम क्या है अराजकतावादी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो अराजकतावादी है ये क्या है, राज्य की आलोचना करते हैं। ठीक है, राज्य को बोलते हैं कि ये क्या है, हिंसा का प्रतीक है या शक्ति द्वारा क्या है लोगों की इच्छाओं को कंट्रोल करता है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो कांट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शोध का मापदंड नहीं है। तो यहाँ रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, तो ये नहीं था रीति रिवाज। बाकी फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये तीनों थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 36 भी क्या है, रिसर्च से है। एक अच्छे अनुसंधान में निम्नलिखित चरण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ठीक है, फिर क्या है, आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर क्या है, परिणाम निकलते हैं, परिणामों की व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 37 क्या है, ये ड्रॉप क्वेश्चन है। यहाँ 2 इसके आंसर बोले गए थे। 38 भी क्या है, ड्रॉप है। अब हम 39 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा में एबिलिटी होना भी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और एसेस पहुँच भी ज़रूरी है। लेकिन विकास
ये इसमें गलत ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 40 है, नारीवादी लेखक का तर्क डैश तर्क है कि यथार्थवादी सिद्धांत पितृसत्ता का समर्थन करता है। तो ये बात की है रोज मेरी ग्रांट ने। ठीक है। 41 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की उपनिवेशवाद समिति का प्रथम अध्यक्ष था? तो वो था भारत। 42 है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने गढ़ा? तो फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। 43 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर का समर्थन किया है? तो साइमन, स्टैम्प, एप्लवी। ठीक है, ये तीनों बात करते हैं इसमें डिफरेंस की पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। 44 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वो है 22। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार था। ठीक है, सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसमें 8 कंट्रीज है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 46 है, यूएस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहली पीठ किसके नाम से स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन के फ्रेंड्स कभी कभार यहाँ उनके जो 14 सिद्धांत दिए थे उन्होंने, उसकी बात भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। और उनकी जो एक फेमस बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उन्होंने 1887 को लिखी थी। ठीक है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड से ये भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रदान करता है तो जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। सी है, मरने का अधिकार नहीं प्रदान करता। तो ये 2 ऑप्शन सही थे। शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A में बात करता है, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन सही बन रहे थे, तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 48 है, निम्नलिखित में से किन शब्दों को 7वें संशोधन 1956 द्वारा संविधान से हटा दिया गया? तो वो था राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई हेतु किस भाषा का प्रयोग मान्य है? तो वो है इंग्लिश। किस वाद के निर्णय में यह कहा गया कि अधिकारों को न कम किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है? तो ये है गोलकनाथ वाद में। ठीक है, जो कि 1960 में, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में और केशवनंद भारती विवाद हुआ था 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर 51, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान की व्यवस्था की गई है भाग 9 के तहत। ठीक है, इसमें क्या है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात यहाँ इसमें की गई है ग्रामीण के लिए, और शहरी के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, हिमाचल में अभी 5 नगर निगम है, तो ये पंचायती राज से था। 52 है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन और रूसो। ठीक है, तो रूसो तो सामान्य इच्छा की बात करते ही है, लेकिन ग्रीन भी क्या है, सामान्य इच्छा की बात करते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो कि कई बारी रिपीट हुई है कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। ये नेट में भी पूछा गया है, सेट में भी आया था। फिर एक और उनकी जो पॉजिटिव लिबर्टी के संबंध में एक और कोटेशन है कि करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्य तथा साझे रूप में किए जा सकने वाले कार्य को ही वो स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये TH ग्रीन से
क्वेश्चन था, यहाँ से कई बारी ये रिपीट हुआ है उनकी कोटेशन, तो ये भी आपने याद रखना है। 53 क्या है, ये ड्रॉप क्वेश्चन है। स्वामित्व व्यक्तिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो इसके दो ऑप्शन राइट बता रहे हैं, हॉब्स द्वारा और लॉक द्वारा, तो ये तो ड्रॉप है, इसको हम नहीं देखेंगे। 54 है, किस शक्ति के आधार पर उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बन जाती है, ठीक है, तो वो है जुडिशल रिव्यू, ठीक है। तो अगर जो विधान पालिका और जो कार्यपालिका द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो उस स्थिति में क्या है, जुडिशल रिव्यू के द्वारा क्या है, जो न्यायपालिका है वो तीसरा सदन बन जाता है व्यवस्थापिका का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा होती है, तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा। 56 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष। 57 है, इनमें से कौन सी अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं मिलता देखने को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये राइट आंसर था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, तीनों अंग अलग अलग होते हैं, उनकी शक्ति अलग अलग होती है। 58 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 20 वर्षों में कितने बार इसकी अध्यक्षता की, सॉरी किसने 3 बार इसकी अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, यूएस की गन बोट डिप्लोमेसी किस देश के विरुद्ध थी, तो वो थी भारत के विरुद्ध। तो जो गन बोट डिप्लोमेसी होती है उसमें होता है कि जिसमें सैनिक शक्ति के द्वारा जो विदेश नीति होती है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, तो ये थी भारत के विरुद्ध 1964 के वॉर में, ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम क्या है, यूएसए ने ये गन बोट डिप्लोमेसी भारत के अगेंस्ट की थी। 60 है, भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी विशेषता समान थी, तो वो है संसदीय व्यवस्था, तो हमने वहीं से ही ली है। 61 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में। 62 है, किसने गुटनिरपेक्षता की आलोचना एक स्वार्थी नीति के रूप में की है, तो है स्वर्जन वर्जर, ऑप्शन नंबर ए। 63 है, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अवलोकन से समाप्त होता है, तो ये सिडनी वेब की कोटेशन है। 64 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो अरस्तु तुलनात्मक पद्धति की बात करते हैं, बिल्कुल सही। मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, हेगल आदर्शवाद, लेकिन जो प्लेटो है वो डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं, निगमनात्मक ना कि आगमनात्मक, तो आगमनात्मक जो पद्धति है इंडक्टिव मेथड वो अरस्तु बात करते हैं, तो ये इसका गलत था। 65 है, हेराल्ड लासवेल के प्रकाशन ने प्रारंभ किया है नीति विज्ञान का सिद्धांत। 66 है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट निम्नलिखित में से किस नारीवादी धारा से संबंधित थी, तो वो थी उदार नारीवाद। 67 है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है डैनियल बेल। 1960 को इन्होंने ये बुक लिखी थी। एक बुक और है द एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो कि डैनियल बेल ने 1960 में लिखी थी, एक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, तो वो लिखी थी फ्रांसीसी फुकुयामा ने, जब यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था उसके बाद, ठीक है, 1992 में वो पब्लिश की थी। तो आपने इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी है डैनियल बेल की और एंड ऑफ हिस्ट्री है फ्रांसीसी फुकुयामा की।
68 है, किसने सरकार के 3 प्राधिकृत कार्य को पहचाना है? तो आमंड ने। अगर आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ी होगी इनकी, तो उसमें वो 3 फंक्शन बताते हैं। जैसे जो लेजिस्लेटिव का काम होगा कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा उसे लागू करना, और जुडिशरी का काम होगा उसे न्याय देना, ठीक है, उस कानून की व्याख्या करना। 69 है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की पद्धति में शामिल नहीं है, तो वह है बहुमत मत प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। 70 है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1776 को, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 को। तो एडम स्मिथ क्या है, ये नेगेटिव लिबर्टी से संबंधित थे। इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इज रिटन बाय, तो ये लिखी थी लेनिन ने 1917 में। हम्म, 72 है, किसने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में वर्णित किया है? तो वो है गुरनाल मिंडल द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, इंडिया के संदर्भ में वो बोलते हैं कि इंडिया क्या है, एक सॉफ्ट स्टेट है। इनकी एक और फेमस जो बुक है वो है एशियन ड्रामा, ठीक है, ये भी कई बारी एग्जाम में पूछा गया है, एशियन ड्रामा, जो कि इन्होंने 1968 को लिखी थी। तो ये भी आपने याद रखना है, गुरनाल मिंडाल की एशियन ड्रामा। 73 है, शेलिंग के मिक्स्ड मोटिव गेम की अवधारणा संबंधित है, तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। इसका सी राइट आंसर था। ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना था। तो तुलनात्मक प्रशासन है, डहल के द्वारा दिया गया है। प्रशासन की कहावतें, तो ये बात करते हैं हर्बर्ट साइमन। प्रशासन की परिस्थिति की, तो F.W. रिग्स। और प्रशासन के सिद्धांत, तो बिलोबी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। 75 ये स्क्रैप्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। 76 है, बिल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो वो क्या है, बहुसंस्कृतिवाद समुदाय के रूप में भी उसकी व्याख्या करती है, उदारवादी ढांचे के रूप में भी, और बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में। लेकिन उन्होंने कभी भी जो संस्कृतिवाद है उसको धर्मनिरपेक्षता के रूप में नहीं देखा है। तो ऑप्शन नंबर डी। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है नागरिकता का बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये माइकल वॉल्जर द्वारा नहीं दिया जाता है। तो जो माइकल वॉल्जर है वो क्या है, वो समुदायवादी विचारक है। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है स्पेयर ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1983 को लिखी थी। बाकी तीनों सही है, ठीक है। नागरिकता का उदारवादी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही। T.H. ग्रीन क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी से है। T.H. मार्शल सॉरी। और नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य रॉबर्ट नोजिक। इनकी एक फेमस बुक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। नागरिकता का समुदायवादी परिप्रेक्ष्य हन्ना अरेंट। तो ये भी सही थी, ये इसका रॉन्ग आंसर था। 78 है, टैगोर ने अपनी किस पुस्तक में विधि और स्वतंत्रता की समस्या पर विस्तृत विचार किया? तो वो कि उन्होंने साधना ए रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, जो कि उन्होंने 1920 को लिखी थी, ठीक है। गीतांजलि उन्होंने क्या है 1910 में लिखी गई थी, और 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए क्या है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये भी आपने याद रखनी है। गोरा भी ये इन्हीं की बुक है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की। 79 है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिया गया है। वह पहला नियम था जिसके आधार पर ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई, तो वो पुअर लॉ एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? तो ये 15।
भारत ने सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद में कश्मीर के संबंध में शिकायत कब दर्ज की थी? तो 1948 में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है तो वो पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। भारत में क्या है, पंचायती राज में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो या बोले तो जो पंचायती राज है वो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। 84 है, लोकतंत्र एक संज्ञा है मगर उसे एक विश्लेषण होना चाहिए, यह किसने कहा है? तो ये कोटेशन है लुईकस की। 85 है, विदेश नीति के अध्ययन में लिंकेज पॉलिटिक्स का शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था जेम्स रोजेनाउ। तो जो लिंकेज जो डॉक्ट्रिन थी तो ये अमेरिका द्वारा दी गई थी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं निक्सन, उनके द्वारा ये लागू की गई थी लिंकेज डॉक्ट्रिन। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि उसने बोला था कि जो अमेरिका का साथ देगा, अमेरिका उसे क्या है, परमाणु और आर्थिक सहायता देगा। ठीक है, ये थी लिंकेज पॉलिटिक्स। तो एक जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन भी बहुत ही फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन। तो माइकल वॉल्जर ने ये दी थी। इसमें क्या है, न्यायोचित युद्ध की बात की गई थी कि अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते लेकिन सिचुएशन ऐसी हो कि आपको न्याय के लिए युद्ध करना पड़े, तो वो थी जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन। तो जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका पहले उसमें शामिल नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ था, तो उसके लिए वो बोलता है जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन। तो ये भी आपने याद रखना है। 86 है, कौन सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को? तो ये तो इजी था, रेड क्लिफ भी। तो अब फ्रेंड्स ये 70 क्वेश्चन हमने पॉलिटिकल साइंस के डिस्कस किए। ठीक है, जिसमें कि जो 5 क्वेश्चन है वो ड्रॉप हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो 65 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब 87 से यहाँ इंग्लिश के जो 7 क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। इसका जो यहाँ टिक लगा है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 87 से 93 तक इंग्लिश ग्रामर और 94 से 100 तक क्या है, हिंदी ग्रामर से यहाँ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और इसी तरह की वीडियो के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।